मुसलमानों के लिए एडुकेशन का बात करना हक के बाद 10,000 से भी ज्यादा रेप किया गया। भाई के सर पर बंदूक रखकर बहन की इज्जत लूटा। जिनके लिए हीरो थे भगत सिंह, शहीद अशफाकुल्लाह खान की नींव रखी गई हो लाखों लड़कियों की इज्जत के ऊपर, लाखों बच्चियों की इज्जत के ऊपर, लाखों लोगों के कत्ल के ऊपर, उस देश की इमारत से खून की बदबू ही आएगी, फूल की खुशबू नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियो भारत डोजोमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जरूर प्रेस करें कि जब कि मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा है इसके बारे में आप सभी को तो जानकारी होगा ही। इमरान खान अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, उनके जगह पर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इमरान खान 3.5 साल लगभग प्राइम मिनिस्टर बने थे और अपने टर्म पूरा नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, इमरान खान इकलौते प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो अपने 5 साल के टर्म पूरे नहीं कर पाए हैं, बल्कि आज तक 14 अगस्त 1947 से लेकर आज 2022 तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके। इसके पीछे का सच क्या है, कारण क्या है, इसको जानने के लिए आज के इस केस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो में दी गए इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को आप किसी भी धर्म, मजहब या रिलीजन से जोड़कर ना देखें, न्यूट्रल रहकर विचार करें कि इसके पीछे, इस इंस्टेबिलिटी का पीछे का असल सच क्या था, कारण क्या था और आज इस इंस्टेबिलिटी का कारण है क्या। दोस्तों, आज से 137 साल पहले 1885 और 86 के बीच जब पूरे इंडिया पे ब्रिटिश राज हुआ करता था, तब एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को रोकने के लिए तत्कालीन ब्रिटिशर्स के द्वारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया गया और नेशनल कांग्रेस के इस एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को रोकने के लिए रिलीजियस सेंटिमेंट को टच किया गया। मुसलमानों की तरफ से सर सैयद अहमद खान और हिंदुओं की तरफ से राजा शिव प्रसाद को बुलाया गया और उन दोनों को समझाया गया कि आप अपने अपने मजहब और धर्म के लोगों को यह बताइए कि वो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के एंटी ब्रिटिश मूवमेंट से दूर रहें और ब्रिटिशर्स का साथ दें। इससे उनको अपना हक मिल सकता है, अपना एजुकेशनल रिफॉर्म्स मिल सकता है, अपना अधिकार मिल सकता है। और उन लोगों ने अपना काम शुरू किया। क्योंकि राजा शिव प्रसाद पॉलिटिकली उतना एक्टिवेट नहीं थे, इसीलिए उतना असर नहीं हुआ। लेकिन सर सैयद अहमद खान एक जाने माने हस्ती थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए जाने जाते थे, बहुत रेस्पेक्टफुल आदमी थे। तो धीरे धीरे वो अपना स्पीचेस में एंटी कांग्रेस बात करने लगे और ये समझाने लगे लोगों को कि वो ब्रिटिशर्स का साथ दे, ना कि कांग्रेस वालों का। इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ करने के लिए वो अपने आवाम को ये समझाने लगे कि मुसलमानों को अगर अपना अधिकार चाहिए, अपना हक चाहिए, अपना एजुकेशनल रिफॉर्म्स चाहिए, तो ब्रिटिशर्स का साथ देना होगा, ना कि फ्रीडम फाइटर्स के। और धीरे धीरे यही सोच की वजह से अपने समाज में, भारत में एक समूह ऐसा बन चुका था जो इन थ्योरी में विश्वास करने लगा, भरोसा करने लगा और एक अलग गुट बन चुका था। और यही सोच को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश के ढाका शहर में, जब वो बंगाल प्रोविंस था, तब 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। तब मोहम्मद अली जिन्ना इससे नहीं जुड़े थे और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद ब्रिटिश राज के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि कुछ जगह पर अलग सेपरेट, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जहां पर केवल मुस्लिम ही खड़े हो पाएंगे और मुस्लिम वोटर ही उनको वोट कर पाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना तब इसका घोर विरोध करते हैं। उनका मानना था कि इससे देश बढ़ जाएगा, लेकिन अंग्रेज तो यही चाहते थे, इसीलिए अंग्रेज इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। 1937 में पहली बार चुनाव हुआ और दोस्तों, कोई भी प्रोविंस में
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सत्ता नहीं बना पाई। ये एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए भारी हार था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अपना काम जारी रखा। आगे धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडियन के सामने ये मांग रखा गया कि आप लोग हमें द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता कीजिए, बदले में हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। लेकिन इंडियंस को एक बार ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धोखा मिल चुका था, तो इंडियंस को ये लगा कि नहीं, इस बार और नहीं, इस बार लोहा गर्म है। ब्रिटिशर्स ऑलरेडी अटैक में है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, लोहा गर्म है, अभी अगर हथौड़ा मारेंगे तो काम बन सकता है। तो और एंटी ब्रिटिशर्स मूवमेंट और तेज होने लगा और इस दौरान जो नेशनल कांग्रेस के या फ्रीडम फाइटर्स जो टॉप लीडर्स थे उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डाला गया। और तब इससे पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना आ चुके थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, और 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक स्पीच में लाहौर में वो पहली बार टू नेशन थ्योरी का जिक्र किए, जहां पे उन्होंने बताया कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, पाकिस्तान। तब मुस्लिम लीग के ही बहुत सारे मेंबर खिलाफ हो गए। उनका कहना था कि मुसलमानों के लिए एडुकेशन का बात करना, हक के बात करना, रिफॉर्म्स के बात करना, सोशल फैब्रिक के ऊपर बात करना, ये सब तो ठीक था, लेकिन आप देश को ही तोड़ने की बात कर रहे हो, अपनी मातृभूमि को तोड़ने की बात कर रहे हो जहां पे हम लोग जन्म लिए हैं। तो बहुत सारे मेंबर खिलाफ हो गए और वो दल छोड़ दिए और अपना दूसरा संगठन बनाए, ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग, जो कि बाद में जाके नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई। लेकिन दोस्तों, जब टॉप लीडर्स, चाहे वो नेशनल कांग्रेस के टॉप लीडर्स हो या फ्रीडम फाइटर्स हो, जब जेल में बंद हो रहे थे, तब जिन्ना के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैदान खाली है, अभी कुछ करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और दोस्तों, जिन्ना इतना डेस्परेट थे कि अपने बंगलों से रेडियो के मार्फत से 16 अगस्त 1946 को वो डायरेक्ट एक्शन डे घोषणा कर देते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे मतलब तब एकमात्र बंगाल प्रोविंस में 1937 में हार मिल चुका था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुआ तो बंगाल प्रोविंस में एकमात्र एक ही प्रोविंस था, बंगाल प्रोविंस, जहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सत्ता बना पाई। और बंगाल प्रोविंस में जब, क्योंकि वो उनके पार्टी सत्ता में थी, तो अनाउंस कर दिए डायरेक्ट एक्शन डे। और डायरेक्ट एक्शन डे में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कैडेट्स वायलेंस शुरू किए और इस वायलेंस में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5000 से भी ज्यादा जाने गईं और 10,000 से भी ज्यादा रेप किया गया, इज्जत लूटी गई। बाप के सर पर बंदूक रखकर बेटी की इज्जत लूटी गई, बच्चे के सर पर बंदूक रखकर मां की इज्जत लूटी गई, भाई के सर पर बंदूक रखकर बहन की इज्जत लूटा गया। लेकिन दोस्तों, 10,000 से भी ज्यादा ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन बहुत सारे संगठन का यह कहना है कि यह मात्रा लाखों के करीब है। हजारों लोगों के घर जला दिया गया, हजारों लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया गया जबरदस्ती, और पूरे बंगाल को जला दिया गया। धीरे धीरे ये राइट्स देश के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगे। हालात जब बहुत खराब हो चुका था, तब फैसला लिया गया कि नहीं, अब हालात ठीक नहीं हो सकते, तो कोई उपाय नहीं है, इसीलिए देश का बंटवारा कर दिया जाए। तो आखिर तक 14 अगस्त 1947 आते आते देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा बना भारत, दूसरा हिस्सा बना पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 साइड में था, जो आज पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान था, और जो आज बांग्लादेश है तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। जो मूवमेंट्स 47 से पहले एंटी इंडियंस था, यानी कि नेहरू का जिन्ना का ये कहना था, जिन्ना का मानना यह था, या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यह मानना था कि दुश्मन ब्रिटिशर्स नहीं, भारत के ही नॉन मुस्लिम्स हैं, इसीलिए दुश्मनों को मारो और किसी भी हद तक जाओ अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसीलिए जो पार्टीशन हुआ तब भी लाखों लड़कियों का रेप किया गया, लाखों लोगों को काट दिया गया, जला दिया गया गांव पे गांव।
और देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। और पार्टीशन के बाद जिनके लिए हीरो थे भगत सिंह, शहीद अशफाकुल्ला खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो यहीं पे रहे और देश को, भारतवर्ष को फिर से एक बार विश्व भूमि पर नंबर 1 पे लाने के लिए अपना योगदान दिए। और जो मानते थे कि हीरो सैयद अहमद खान हैं, अपने हीरो मोहम्मद अली जिन्ना हैं और दुश्मन भारतीय हैं, वो पाकिस्तान चले गए। और दोस्तों, ये जो सोच था कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा को, अपने पॉलिटिकल डिजायर को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाना सही है, भले ही मासूम लोगों का कत्ल करना पड़े, भले ही मासूम लोगों का घर जलाना पड़े, छोटे बच्चियों की रेप करना पड़े, कुछ भी हो, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। यही माइंडसेट की वजह से 1971 में जाकर पाकिस्तान और 2 हिस्सों में टूट गया, बन गया बांग्लादेश। क्योंकि 1947 में जब देश अलग हुआ, 2 हिस्सों में बंट चुका था, जिन्ना ने तकरीर करते हुए ढाका में यह अनाउंस किया बंगालियों के सामने कि आपके मदर टंग होगा उर्दू। बंगाली प्रोटेस्ट करने लगे कि हमारी मातृभाषा है बंगाली। हमारे यहां ग्रेट लेजेंडरी पोएट नोबेल लिखे जा चुके हैं, काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर। हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे लिटरेचर कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे संगीत कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे नृत्य कला कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे आर्ट कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा मातृभाषा कैसे छोड़ सकते हैं? और शुरू हुआ भाषा युद्ध, लैंग्वेज वॉर। अब सर्च करके देख पाइएगा। और यहां पे मतलब रुके नहीं पाकिस्तानी, यहां तक कहना है कि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी या सुविधाएं प्राप्त होती थी वो ईस्ट पाकिस्तान तक नहीं पहुंचता था। ईस्ट पाकिस्तान जो अभी के बांग्लादेश है, वहां से रिसोर्सेस सब कुछ लूट कर लेके पहुंचा दिया जाता था वेस्ट पाकिस्तान, और बदले में इन लोगों को कुछ नहीं मिलता था। उसके बाद जब चुनाव हुआ, चुनाव में बांग्लादेश के जब मुजीबुर रहमान को मेजोरिटी मिला, उसके बाद भी उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं माना गया। वेस्ट पाकिस्तान वालों का यह मानना था कि ये काले नाटे छोटे लोगों को हम प्राइम मिनिस्टर कैसे मान सकते हैं? हम लोग तो बहुत गोरे हैं, हम लोग सुप्रीम हैं, हम लोग नहीं मानेंगे इनको प्राइम मिनिस्टर। और तब अलग बांग्लादेश का मांग और तेज पकड़ी और 1971 में देश अलग हुआ, बांग्लादेश बना। और इस आवाज को रोकने के लिए पाकिस्तानी ऑफिशियल ऑर्डर किए, ऑफिशियली ऑर्डर्ड द रेप ऑफ बंगाली वुमेन्स। लगभग 10 लाख के आसपास बंगाली औरतों का रेप किया गया, छोटे बच्चियों का रेप किया गया, लाखों लोगों को, लाखों बंगालियों को काट दिया गया, ट्रेन में लाश भर भर कर कलकत्ता भेजा गया, और लाखों जान गंवाने के बाद बांग्लादेश आजाद हुआ। वही सिनेरियो आज भी अपनाया जा रहा है बलूचिस्तान में। सेम चीजें हैं। 47 से पहले सोच क्या था? दुश्मन कौन था? भारत के लोग। यानी कि जिन्ना का मोटो यह था कि आप जो चाहते हो, अपने आपका जो डार्क डिजायर है उसको फुलफिल करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, वो जायज है। चाहे अपने ही देशवासियों को काटना पड़े, अपने ही देश के बहनों का इज्जत लूटना पड़े, अपने ही देश के छोटे बच्चियों को रेप करना पड़े, कुछ भी हो जाए, जायज है। और इसी को जायज ठहराते हुए पाकिस्तान बना दिया गया 1947 में, और इसी को जायज बना के लिए 1971 में बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार किया गया। इसी को जायज ठहराते हुए अभी बलूचिस्तान के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो समस्या यहां पर था, सोच यहां पर था। अब आते हैं पार्टीशन के बाद। तो दोस्तों, पार्टीशन होने के तुरंत बाद ही पावर ट्रांसफर नहीं किया गया था।
अंग्रेजों की तरफ से यह बताया गया कि आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा। तो भारत में 2 साल के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनकर तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 में जाकर संविधान लागू करवा दिया गया, जो आज तक चल रहा है। वहीं पर पाकिस्तान में यह संविधान बनने में 9 साल लग गए, 9 साल। और 9 साल के बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनकर तैयार हो चुका था और लागू करवा दिया गया 23 मार्च 1956 को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी अप्लाई करने के ठीक 2 साल बाद इसी कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर, संविधान को रद्द करके आर्मी जनरल तत्कालीन आयूब खान मार्शल लॉ लगा देते हैं। फिर मामला थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। 1962 में फिर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इस बार फिर थोड़ा दिन कॉन्स्टिट्यूशन चला। 7 साल बाद 1969 में फिर से आर्मी जनरल याह्या खान कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके फिर से मार्शल लॉ लगा देते हैं। फिर 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ और 71 में बांग्लादेश अलग होने के बाद 73 में फिर थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी लाया गया, तृतीय संविधान लाया गया। और इस बार इस संविधान में एक आर्टिकल 6 इंक्लूड किया गया। आप सर्च करके देख पाइएगा। इस आर्टिकल 6 के तहत अगर इस बार संविधान से अगर कोई छेड़खानी किया जाता है, कोई अगर इस संविधान को सस्पेंड करते हैं, तो उनको माना जाएगा गिल्टी और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर से जनरल जियाउल हक फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके फिर से मार्शल लॉ लगा देते हैं। और दोस्तों 14 अगस्त 1947 से लेकर आज 2022 तक 75 सालों में पाकिस्तान में 33 साल 33 इयर्स मार्शल लॉ के अंडर रहा है। और बाकी जितने भी साल थे उस पर भी आर्मी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल प्ले रहा है। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, जिनका हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के एक और प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक के द्वारा उनको फांसी दे दिया गया। पाकिस्तान के एक और एक्स प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो की ही बेटी बेनजीर भुट्टो, उनकी भी हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में कोई भी जो सत्ता में रहे हैं उनका विदाई अच्छे से नहीं हुआ कभी। या तो मार्शल लॉ लगा दिया गया, या फिर जेल में बंद किया गया, या फिर जान बचाकर उनको भागना पड़ा देश से बाहर। जैसे परवेज मुशर्रफ देश से बाहर हैं, दुबई में शायद या लंदन में है। नवाज शरीफ लंदन में है। यानी कि पाकिस्तान में जो भी सत्ता में रहे हैं, या तो उनको अपने जान गंवाना पड़ा, या फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया, या फिर जेल में बंद किया गया, या फिर जान बचाकर भागना पड़ा। तो दोस्तों कारण यही था कि हर कोई अपना अपना पर्सनल एजेंडा को, पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जैसे कि जिन्ना अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए लाखों लड़कियों का इज्जत लुटवा देते हैं, लाखों लोगों के गला कटवा देते हैं, पूरा देश को जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने पर्सनल एजेंडा को अचीव करने के लिए। 1971 में भी सेम हुआ। अपने पर्सनल एजेंडा अचीव करने के लिए लाखों बंगालियों का रेप किया गया, पूरा देश को जला दिया गया। आज भी वही हो रहा है। तो क्योंकि देश बना ही था पर्सनल एजेंडा के ऊपर। ये मेरा पर्सनल कमेंट नहीं है दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए, आप खुद सोच के देखिए। अगर कोई पाकिस्तानी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एज ए इंडियन, आप हो सकता है मुझ पर आपको गुस्सा जायज है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि पाकिस्तान बनाने का जो मोटो था कि हम सब हम मजहब एक साथ रहेंगे, तो अमन बनी रहेगी, शांति रहेगी देश में, हक मिलेगा सबको और हम लोग उन्नति करेंगे। क्या वो हो रहा है? पाकिस्तान का जो हालत पहले था 1947 के बाद, जो प्रोस्पेरिटी पाकिस्तान में था, क्या आज वो बरकरार है? ये इंस्टेबिलिटी, ये इनह्यूमन एक्टिविटी, ये क्या हर आवाम के नस नस में नहीं पहुंच चुका है? कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग शायद देखे होंगे दोस्तों। एक वेंडर, एक पापड़ बेचने वाला, एक शादी में आते हैं पापड़ बेचने के लिए, आप रोजी रोटी के लिए, घर में बीवी बच्चों के लिए कुछ
रोटी खरीदने के लिए, गेहूं खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए। कुछ इंसिडेंट हुआ होगा और आए हुए बारातियों ने उसको पीट पीट कर मार दिया। लाश पड़ी हुई है बगल में, लाश पड़ी हुई है और सब कोई खा रहे हैं। सोच के देखिए कितना इनह्यूमन एक्टिविटी है, कितना दर्दनाक एक्टिविटी है। कुछ महीनों पहले जो श्रीलंकन एक्टिविटी हुआ था, श्रीलंकन एक अफसर थे, काम कर रहे थे वहां पर, तो सुनने में ये आ रहा था बाद में कि जूनियर को कुछ ऑर्डर दिए कि यहाँ पे साफ नहीं है, यहाँ पर गंदगी कुछ है, तो वो उसको खराब लग गया। सीनियर के बाद बाहर जाके वो बोल दिया कि हमारे मजहब को लेकर कुछ भला बुरा बोला है। पूरे जनता आओ ताओ कुछ नहीं देखा, उसको पीट पीट कर आधमरा कर दिया। उसके बाद जिंदा जला दिया गया, उस सेल्फी लिया जाता है। तो सोचिए क्या एक सेम सिचुएशन नहीं हो रहा है 16 अगस्त 1946 से, डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना के। सोच के देखिए दोस्तों, 16 अगस्त 1946 में क्या हुआ था। जिन्ना ने ऑर्डर दिया था कि डायरेक्ट एक्शन डे, हमें पाकिस्तान चाहिए, और लाखों लड़कियों का इज्जत लूटा गया, रेप किया गया, छोटे बच्चियों का रेप किया गया, जला दिया गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया। लड़कियों का वस्त्र मतलब हम बता नहीं सकते। क्या उतना ही दर्दनाक एक्टिविटी आज भी नहीं हो रहा है? एक आदमी को, श्रीलंकन आदमी जो फॉरेनर्स थे, कोई कुछ बोल दिया, उसका कोई सबूत नहीं था, वो आके बोल दे कि वो ऐसा बोला है, सब कोई उसको मार देते हैं, जिंदा जला देते हैं। उसके बाद एक वेंडर जो पापड़ बेचने आए थे, अपने घर के लिए रोजी रोटी कमाने आए थे, उसको मार मार के मार दिया सब कोई। लाश पड़ी हुई है बगल में, अब सब कोई कुलचे छोले ठूस रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल कमेंट नहीं है, ये सच है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे आप खुद सर्च करके देखिए कि कितना सच है कितना झूठ है। तो इतना इनह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर बना है पाकिस्तान। जिस देश की नींव रखी गई हो लाखों लड़कियों की इज्जत के ऊपर, लाखों बच्चियों की इज्जत के ऊपर, लाखों लोगों के कत्ल के ऊपर, उस देश की इमारत से खून की बदबू ही आएगी, फूल की खुशबू नहीं। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए पाकिस्तान खुद उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो, गुस्सा जायज है, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए कि जो भी मैं कह रहा हूं क्या सही नहीं है। बिल्कुल हो सकता है सेकुलर लोग की जो उतना धर्मीय मजहबी कट्टर ना हो, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। फ्रंट पे तो बिल्कुल नहीं है, एकदम बैकलाइन पे होंगे। फ्रंट पे यही कट्टरवादी लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। 1947 से पहले ये भारतीय दुश्मन थे, नॉन मुस्लिम्स। 47 से बाद 71 तक बंगाली मुस्लिम इनके दुश्मन हो गए, और आज बलोच इनके दुश्मन हैं, अपने ही देश के लोग इनके दुश्मन हैं, और सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स वहीं पर हो रहे हैं। खैर, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तो आप रूट्स समझ गए कि नेचर में वो आ चुका है, मतलब एक इम्पेशंस एक्टिविटी कि अपना पर्सनल एजेंडा को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाना, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को गिरा दो, किसी का मर्डर कर दो, किसी को जेल में डाल दो, कुछ भी हो, लेकिन अपना पर्सनल एजेंडा पूरा होना चाहिए। ये तो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये भी है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सोशियो इकोनॉमिकली उतना स्टेबल नहीं कर पाए हैं, उतना एक वर्ल्ड स्टेज पे पोर्ट्रेट नहीं कर पाए हैं। कारण ये है कि जो भी इख्तिदार में आए हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो भी सत्ता में आए हैं, चाहे प्रेसिडेंट बने हैं, उनका हमेशा पॉइंट्स ऑफ कंसर्न देश से बाहर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। कोई भी देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनका पॉइंट्स ऑफ कंसर्न हमेशा देश के लिए होना चाहिए,
फर्स्ट प्रायोरिटी टू द कंट्री। लेकिन ये पॉइंट्स ऑफ कंसर्न हमेशा बाहर की तरफ रहा है, कभी कश्मीर की तरफ, कभी फिलिस्तीन की तरफ, कभी दूसरे मुल्क की तरफ, सिवाय पाकिस्तान की तरफ। और ये जो एक पॉइंट्स ऑफ कंसर्न ना होना, देश के लिए चिंता ना होना, एक पर्सनल प्रोटेक्शन की चिंता करना, पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल ईगोज का चिंता करना, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात हर तरफ से, चाहे वो सोशल तरफ से हो, चाहे वो फाइनेंशियल तरफ से हो, चाहे वो दूसरे मुल्क से रिलेशनशिप के तरफ से हो, हर वक्त डिक्लाइन ही देखने को मिला है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि पाकिस्तान में इतना इंस्टेबिलिटी जो है, हो सकता है आपको ओवरऑल देख के आपको लग सकता है कि नहीं, इंस्टेबिलिटी का कारण ये है उतना ज़्यादा सीट नहीं था इमरान खान के पास, इसीलिए ऐसा हो गया। जब सीट था तब भी कैसा हो गया था, तब भी तो मार्शल लॉ लगा दिया जाता था विदाउट एनी वोटिंग और एनीथिंग। तो सवाल ये नहीं है कि सीट मेजॉरिटी था या नहीं था, सवाल ये नहीं है कि फिर से वोटिंग होगा, कौन इख्तिदार में आएंगे, कौन चुन के वापस आएंगे प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर, या कितना दिन रहेंगे, सवाल वो नहीं है। देखिए, जो भी आज अब बहुत कोई कहते हैं कि गलती जो पावर में रहते हैं उनका है, मैं समझता हूं कि गलती देश के जनता का होती है। कारण क्या है, जो आज आर्मी चीफ हैं या जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी तो कभी ना कभी नॉर्मल नेशनलिस्ट रहे होंगे, आवाम के हिस्सा रहे होंगे। 22 करोड़ लोगों में आज से 30 साल बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो आज के कहीं ना कहीं छोटे बच्चे के रूप में कोई ना कोई स्कूल में पढ़ रहे होंगे, है ना। तो यहीं से, इसी कौम से, इसी आवाम से ही चुनकर कोई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कोई बाद में जाकर आर्मी चीफ बनते हैं, कोई दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई आर्मी बनते हैं। तो देश के नागरिकों का मानसिकता ठीक होना जरूरी है, और कोई भी देश के नागरिक के लिए फास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए देश, मजहब नहीं। और मैं समझता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत एक धारणा है, आप कमेंट में बताइएगा कि सच है कि नहीं है। कोई भी कंट्री को एक स्पेशल रिलीजियन से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, यानी कि कंट्री यानी कि स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो उस कंट्री की जो माइनॉरिटीज हैं वहां से कटा हुआ महसूस करते हैं। यानी कि कोई भी कंट्री अगर मतलब अनाउंस करता है ये कि हम लोग इस्लामिक रिपब्लिक हैं या हिंदू रिपब्लिक हैं या फिर बुद्धिस्ट रिपब्लिक हैं या सिख रिपब्लिक हैं या क्रिश्चियन रिपब्लिक हैं, ऐसा करने से उस कंट्री की जो माइनॉरिटीज हैं वहां से कटा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि उस कौम के नहीं है वो। तो इसीलिए हर देश को, हर सत्ता को, हर प्राइम मिनिस्टर को, हर आर्मी चीफ को, यानी कि जो लोग पावर में हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको कोई एक स्पेशल ये से डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। हमेशा एक सेकुलरिज्म रखना चाहिए और एक कट्टरवाद नहीं होना चाहिए। एडुकेशन से कट्टरवाद को हटाना होगा, एक सेकुलरिज्म लाना होगा, एडुकेशनल में रिफॉर्म लाना होगा और एक रिलीजियस हार्मनी पैदा करना होगा कि हम सब एक देश के हैं। फास्ट प्रायोरिटी देश होना चाहिए, ना कि मजहब। और जो भी पाकिस्तानी भाई बहन अगर कोई देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं बस अंत में बस एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि मोहम्मद अली जिन्ना या जो भी आपके पूर्वज थे जो आपके लिए अलग देश बनाए, कभी पूछिएगा, कभी सोचिएगा आप कि इस देश को, भारत को तोड़ के, क्योंकि 1947 से पहले तो एक ही देश थे, हम लोग एक ही देश के बाशिंदे थे। जो भी वीडियो देख रहे हैं, हम लोग एक ही देश में रहते। अगर पार्टीशन ना हुआ होता तो कोई भी देशवासी के लिए वो देश माँ समान होती है। तो अपनी माँ को ही बांट दिए थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो सोच के देखिएगा कि जो मोटिव था, जो सोच था तब कि इस देश में अगर रहेंगे तो मुसलमानों को अपना हक कभी नहीं मिल सकता, माइनॉरिटीज़ का अपना हक कभी नहीं मिलेगा। तो सोच के देखिएगा कि भारत में हक नहीं मिल रहा है क्या। इंटरनेशनल मीडिया फॉलो कीजिए, ना कि अपना स्टेट मीडिया। देखिए हमारे यहाँ पर भारत में सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति तक बन चुके हैं।
हर जगह पर IAS IPS ऑफिसर लेकर आर्मी में डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, हर जगह पर हर कोई बैठे हुए हैं और हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर हम लोग साथ रहते और अच्छा होता, मजा आता और अच्छा से। चलिए कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाने से पहले बता दें कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव कोर्स जरूर अटेंड करें हर दिन सुबह 9 बजे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। फेसबुक में जाके सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन चार्ज है 199 रुपीज़। 1-2 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा वो। ठीक है, अपने देश को सम्मान कीजिए, हर धर्म के लोगों को सम्मान कीजिए, प्यार कीजिए सबसे। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।